Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important The Hindu newspaper articles. आइए शुरू करते हैं discussion. This discussion helps you in both prelims and mains. Yes, तो ये जो article यहाँ पर आपको दिख रहा है screen पर, this is a Supreme Court slams Tamil Nadu governor and fixes time for assent. इस आर्टिकल को समझने से पहले we must understand what does the article number 200 of Indian Constitution says. आर्टिकल नंबर 200 में ये बताया गया है कि जो गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, राइट? ऐसे ही प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स भी आप पढ़ते हैं इन जीएस पेपर 2, एंड इन गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एंड जीएस 2, राइट? तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि जो पावर है लेजिस्लेटिव पावर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास कर देती है और वो गवर्नर के पास असेंट के लिए भेजा जाता है तो वो प्रोसीजर क्या फॉलो कर सकते हैं, गवर्नर के पास क्या लेजिस्लेटिव पावर्स है। उनके पास कुछ चॉइसेस दी गई हैं। पहली चॉइस है कि वो उसको पास कर दे असेंट देके, हामी भर के। दूसरी चॉइस होती है कि वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दे, एंड तीसरी चॉइस है कि वो उसको विदहोल्ड करके रखे, एंड लास्ट चॉइस दैट इज फोर्थ चॉइस, वो उनके पास चॉइस आती है इन द फॉर्म ऑफ sending that article, sending that bill to the for the consideration by the president, right? तो president के पास वो bill भेज दिया जाएगा कि अब president ही इसको consider करेंगे, and then later on the following process will start, right? तो 200 आर्टिकल नंबर 200 के अकॉर्डिंग हमने देखा legislative power of the governor. अब यहाँ पर इशू देखिए क्या निकल के आता है। इशू इज कि जो गवर्नर है तमिलनाडु के, उन्होंने लगभग 10 बिलों को ऐसे रोका हुआ है। 10 bills have been withheld by the governor, जिसकी वजह से जो स्टेट मशीनरी है या लेजिस्लेटिव मशीनरी है उसमें हिंड्रेंस आ रही है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये खासकर बोला है इस जजमेंट में, यहां पर ये मेंशन किया गया है कि जो कोर्ट है, जस्ट अ सेकेंड, कोर्ट सेड जो गवर्नर है ही मस्ट बी अ फ्रेंड, अ गाइड एंड अ फिलोसोफर। वो एक हिंड्रेंस यहां पर नहीं बन सकते हैं, उनको बल्कि गाइड करना चाहिए जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनके बिल के प्रति, राइट? उनके जो एक्ट्स वो बनाना चाहते हैं उनके प्रति उनको गाइड की तरह ही यहां पर एक्ट करना चाहिए, बजाय कि वो इस तरीके से रिएक्ट करे, राइट? रिएक्ट करे। तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ टाइम लिमिट्स फिक्स कर दी हैं। आइए वो हम देखते हैं विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये टाइम लिमिट क्यों सेट करी है? बिकॉज जो विदहेल्ड का टाइम है या फिर जो असेंट देने का समय है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। सो दैट इज व्हाई इसका फायदा उठा के, इस लूप होल का फायदा उठा के जो गवर्नर्स हैं मेजरली, जब अगर वो पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी मेजॉरिटी में है और वो स्टेट में वो पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है, तो ज्यादातर क्लैशेस ही देखने को मिलते हैं। एंड जो गवर्नर है दैट इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर, तो यहाँ पर उनको एक मशीनरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह से भी देखा जाता है। ऑल्दो यहां पर वो डायरेक्टली टिल्ट नहीं दिखा सकते, बट एक इनडायरेक्ट टिल्ट हमें डेफिनेटली सेंटर के थ्रू, सेंटर के प्रति देखने को मिलता है इन गवर्नर्स पोस्ट, राइट? क्योंकि वो अपॉइंटमेंट वहीं से होके आती है। एंड ऑन दी अगर क्लॉक की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले बोला गया है कि जो गवर्नर है उसके पास अब मैक्सिमम 1 महीना है, तो अपना जो वो बिल को विदहोल्ड करना चाहते हैं तो 1 महीने का समय है, आप विदहोल्ड कीजिए, विदहोल्ड द असेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट। स्टेट कैबिनेट के एडवाइस पे आप उसको विदहोल्ड 1 ही महीने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट कैबिनेट के एडवाइस के कॉन्ट्रेरी जाते हैं तो आप 3 महीने का मैक्सिमम टाइम है। इसमें जब आप रिटर्न करोगे, फिर भी अगर आपने नहीं असेंट दिया है तो आप उसको अब रिटर्न करने वाले हो, उसके साथ आपको एक मैसेज देना पड़ेगा स्पेसिफाइंग द रीजंस कि इसका क्या रीजन रहा है कि हमने इसको विदहोल्ड किया, राइट? दूसरा यहां पर क्या बोला गया है, गवर्नर के पास 3 महीने है टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। अब उनके पास 3 महीने का समय है। ऐसा है कि आज बिल आया है तो 3 महीने वो ले सकते हैं इसके लिए कि अब बाद में उनको क्या करना है, प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है, राइट? द गवर्नर मस्ट ग्रांट to a bill repassed by the state legislature under article 200 within a maximum of 1 month। अगर वो बिल दोबारा से पास होके आ गया, बिकॉज अगर आपने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया एंड वो दोबारा से पास होके आ गया तो अब गवर्नर को मस्ट हो जाएगा कि उनको वो बिल को असेंट देना ही पड़ेगा। अब ये जो कंसेप्ट है, ये जो यहाँ पर ये टाइमलाइन दिया है, इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे क्योंकि होलिस्टिक आर्टिकल है वो।
तो दिस ग्रांट इज गिवन हियर। जो ये टाइमलाइन है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब फिक्स कर दी गई है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, तो टाइम लिमिट्स फिक्स करने का यही मतलब यहां पर बताया गया है कि जो गवर्नर के पावर हैं दे कैन नॉट एक्सरसाइज एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो पावर प्रेसिडेंट के पास है, वो पावर गवर्नर के पास नहीं होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, गवर्नर और प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स को कंपेयर कराया जा सकता है, या इंडिविजुअली भी गवर्नर के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट। सो इसके लिए जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही ऐसे राहत की सांस ली है, विक्ट्री का एक सेलिब्रेशन यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। एंड साथ में जो तमिलनाडु के ऊपर जो रूलिंग अभी सुप्रीम कोर्ट ने दी है ऑन द इशू ऑफ गवर्नर जो एसेंट है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो केरला है उसके ऊपर भी सेम ही यहाँ पर रूल्स अब अप्लाई होंगे, राइट। देन यहाँ पर एक आर्टिकल आपको दिखेगा, दैट इज चाइना वॉव्स फाइट टू द एंड इन टैरिफ वॉर। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है चाइना? अभी आपने कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले जब हमने डिस्कशन किया था न्यूज़पेपर में, तो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि उन्होंने 8 अप्रैल का लास्ट टाइम लिमिट दिया है यूएसए गवर्नमेंट ने, कि अगर चाइना अपनी जो रिटालिएशन है या जो अपनी इंक्रीज्ड ड्यूटी है उसको, टैरिफ है उसको नहीं घटाएगा, तो हम और ज्यादा एडिशनल 50% भी उसके ऊपर ड्यूटी लगा सकते हैं। तो यहां पर अब ये देखने को मिल रहा है कि चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, चाइना कहते हैं हम ऐसी गीदड़ भभकियों से नहीं डरते हैं। हालांकि वो गीदड़ भभकियां नहीं है, दे आर गोइंग टू इंक्रीज दिस टैरिफ, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर वो अपने इस बुलिंग नेचर को रखते हैं, राइट, जो ये मिस्टेक कर रहे हैं, इस मिस्टेक का अगर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे एंड जब तक लड़ा जा सकेगा हम लड़ेंगे। ये चाइना की तरफ से यहां पर स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रही है। एंड इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि यूएसए जो टैरिफ इंक्रीज करेगा वो 100% से भी ऊपर जा सकते हैं ऑन दी वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, राइट। तो यहां पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो मार्केट्स के का हाल है वो तो आपने देखा ही होगा। ऑल्दो एक स्लाइट रिलीफ देखने को मिला है हमें मार्केट्स में, एक दोबारा से उठी है वर्ल्ड लेवल पर मार्केट, लेकिन ये हो सकता है कि एकदम से फियर कॉज कर दे एंड सभी अपना जो शेयर्स में हिस्सा है उसको निकालना शुरू कर दे, और इसकी वजह से इन फ्यूचर भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है, राइट। देन लेट्स डिस्कस नेक्स्ट आर्टिकल। Yes, here governor cannot change his mind second time, says Supreme Court. अब ये जो हमने ऊपर आर्टिकल डिस्कस किया उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि यहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट्स में ये तमिलनाडु गवर्नर की तरफ से ये भी देखा गया कि पहले तो उन्होंने बहुत दिन तक उसको विदहोल्ड करके रखा है उसका जो एसेंट के लिए, ठीक है, और फिर बाद में जब उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, फिर से लोकसभा, फिर से आई एम सॉरी नॉट लोकसभा, फिर से जो स्टेट लेजिस्लेचर है तमिलनाडु की, उसने फिर से वही बिल पास करके भेजा है। And now what the governor has done, he has sent it for the president's consideration. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है you cannot do so. अगर आपको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो बिल रखना ही था तो वो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में रखना चाहिए था। फर्स्ट टाइम जब वो आपके पास आया आपको बोल देना चाहिए था कि it will be reserved for the president's consideration. You cannot send the repassed जो twice पास हो चुका है बिल स्टेट लेजिस्लेचर से, आप उसको फिर दोबारा कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं कर सकते हैं। अब ये वर्ड जो ऐड कर दिया है मस्ट पास, ये यहाँ पर अब यही एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि जब अगर आपको भेजना है तो पहली बार में भेजिए, लेकिन अगर रिकंसिडरेशन के लिए चला गया है एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसने दोबारा से वो पास करके भेज दिया है, देन सर्टेन it must be passed, must be assented by the governor. This is very very important and इस तरीके से सारी legislative power हैं जो गवर्नर की वो important हो जाती हैं आपके लिए, right? नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बायलेटरल अरेंजमेंट्स टेकिंग ओवर मल्टीलेटरलिज्म, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आया है। तो अभी का जो वर्ल्ड इकोनॉमी का सिनारियो है, तो यहाँ से एक रास्ता दिख रहा है, वे फॉरवर्ड बताया है इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने। उन्होंने बोला है कि इंस्टेड ऑफ मल्टीलेटरलिज्म वी शुड फोकस मोर ऑन बायलेटरल टॉक्स नाउ, एंड दिस हैज कम इन द ल्यू ऑफ रीसेंट टॉक्स ओवर यूके एंड इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो जो अभी साइन होने वाला है रिसेंट कुछ वेरी सून, लेट होने से बेटर तो जल्दी ही हो जाए तो बेटर है। लेकिन यहां पर ये बोला गया है कि जो ये अभी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि यूएसए ने अभी ये टैरिफ्स इंक्रीज कर दिए हैं तो हम एकदम से अब इसको शुरू कर देंगे इसके ऊपर बात। ये बहुत समय पहले से ही ये बात चलती आ रही है, एंड अगर ये जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है देन इट इज गोइंग टू बेनिफिट बोथ दी कंट्रीज, राइट। तो यहाँ पर जो ये कंसेप्ट है मल्टीलेटरलिज्म एंड बायलेटरलिज्म, तो इसमें ये कंसेप्ट बताया गया है कि जो करंट
करंट सिनेरियोज चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग सिनेरियोज चल रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में, बिकॉज ऑफ वॉर्स, बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर, सिविल वॉर। तो इसकी वजह से जो कंट्रीज हैं आई एम सॉरी, इसकी वजह से जो कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली जो इंडिया है, दैट इज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम बहुत हर समय यही नहीं सोच के रह सकते कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, तो इसकी वजह से जो पॉन्ट्रेबल्स है जिसके ऊपर सोचना पड़ रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड उस तरफ हम अपनी एनर्जी लगाएं, उस तरफ हम अपनी पॉलिसी लगाएं। इससे बेटर है कि वी आर फोकसिंग ऑन दी बायलेटरल टॉक्स विद यूएसए, बायलेटरल टॉक्स विद यूरोपियन यूनियन, बायलेटरल टॉक्स विद द यूके गवर्नमेंट, राइट। तो ये हेल्प करने वाला है हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने में इन दी नियर फ्यूचर, बिकॉज पहले क्या हुआ था, 2020 में भी ऐसा ट्रेड वॉर हमें देखने को मिला था बिटवीन यूएसए एंड चाइना, लेकिन दैट वाज जस्ट बिटवीन दीज टू कंट्रीज। लेकिन अब क्या हो गया है, तब इंडिया इन्वॉल्व नहीं था, तो इंडिया को तो फायदा ही हुआ था उस समय पर, लेकिन अब यहां पर क्या है, इंडिया का टैरिफ भी बढ़ा दिया है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स जाएंगे यूएसए में उनके ऊपर भी ड्यूटी बढ़ा दी गई है, एंड उसकी वजह से उनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। इसकी वजह से इसके इंडिया के ऊपर भी इंपैक्ट अब की बार पड़ने वाला है। तो दैट इज व्हाई वी नीड टू पुल अप आवर सॉक्स एंड वी शुड आल्सो फोकस मोर ऑन दी बायलेटरल अरेंजमेंट्स, बायलेटरल टॉक्स के ऊपर। एंड यहाँ पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि अब जो फिलहाल जो सिचुएशंस हमें देखने को मिल रही हैं, bilateral arrangements for trade or for any other reasons are catching up, and bilateralism would be the way forward, at least until multilateral institutions go through a revival and speak with a certain voice. तो यहाँ पर जो रेफरेंस है वो WTO को दिया जा रहा है, क्योंकि WTO ही मल्टीलेटरलिज्म को सिंबलाइज करता है एट वर्ल्ड लेवल। लेकिन अब WTO बिल्कुल शांत बैठा है, WTO की तरफ से कोई भी मेजर स्टेप यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि जब तक जो ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक ये रिवाइव नहीं होती हैं या ये कुछ फर्म एक्शन नहीं लेती हैं, तब तक हमें बायलेटरलिज्म पर ही फोकस करना पड़ेगा टू कीप आवर इकोनॉमी सेफ एंड टू कीप आवर इकोनॉमी फॉर फ्लरिशिंग एंड growing, right? Okay. So next article here is genome study, 180 million genetic variants found in 977,772 individuals. What are we talking about here is Genome India project, जो कि start हुआ था 2020 में, और इसमें various genome को study यहाँ पर करना था, variations को study करना था, different tribal and non-tribal populations को यहाँ पर study किया गया है, blood samples लिए गए थे, and उनका फिर DNA sequencing किया गया था, genome sequencing किया गया था। अब ये genome sequencing है क्या? अगर simple layman टर्म्स में हम समझना चाहें तो जो जीन्स हैं, जीन्स के अंदर ही डीएनए पाया जाता है, एंड जो डीएनए है दैट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये जो आपको पिक्चर देखने को मिल रही है, दिस इज नोन एज डीएनए। तो यहाँ पर आपको जो ये बॉर्डर्स पर ये डॉट्स देखने को मिल रही है, बीच में ये आपको एक डैश देखने को मिल रहा है, व्हाट आर दीज रिप्रेजेंटिंग? दीज डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग दी न्यूक्लियोटाइड, जिनको हम बेस बोलते हैं, एंड ये जब आपस में पेयर करते हैं, एक ये प्रॉपर सीक्वेंस में पेयर करते हैं। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि इनमें जो डीएनए में पेयरिंग है, सीक्वेंसिंग है, वो किस फॉर्म में हुई है, एंड यही डिफाइन करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को अक्रॉस दी पॉपुलेशन। तो हम यही जो डीएनए का सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है एक बेस का, इसको ही पढ़ने को हम बोल रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, किसका क्या फायदा है? तो इससे फायदा होने वाला है दैट डिजीज डायग्नोसिस में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये भी पता चलेगा, सबसे पहले तो यही पता चल जाएगा कि कौन सी डिजीज इस इंसान को हो सकती है, इस टाइप के वेरिएंट को हो सकती है, इस टाइप के जीन को हो सकती है। सेकेंड इज कि जो ड्रग रिस्पॉन्स है, कि ये इंसान या जो ये इसका जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है, या जो इसका जीन जेनेटिक जो इसका आउटले है, क्या ये इस ड्रग को रिस्पॉन्ड करेंगे भी या नहीं करेंगे, ये पढ़ने में भी, ये स्टडी करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। साथ में जो प्रिसीजन मेडिसिन है, कि प्रॉपर तरीके से जो मेडिसिन यहाँ पर बनाई जाएंगी, कि इस तरीके के जेनेटिक डाइवर्सिटी के लोगों को, इस तरीके के जीनोम के लोगों को यही वाली दवाइयां दी जानी चाहिए, तभी जल्दी से वो रिस्पॉन्ड करेंगे। इन सब चीजों में ये हेल्पफुल हो सकता है। इससे पहले यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है जीनोम सीक्वेंसिंग पर, एंड इट वाज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस इसका हो सकता है? सबसे पहले तो ड्रॉट टॉलरेंस वेराइटीज हम बना सकते हैं, साथ में पेस्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, एंड ऑल्सो वी कैन डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ द क्रॉप्स ऑल्सो एज सून एज पॉसिबल, एंड ऑल्सो रिसर्च में भी ये हेल्प करने वाला है जीनोम सीक्वेंसिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉप्स और वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स। सिमिलरली एनिमल्स में, सिमिलरली ह्यूमंस में, ये अगर हम जीनोम
जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, तो ये डिजीज को डिटेक्ट करने, अर्ली डिटेक्शन प्लस ड्रग रिस्पॉन्स दोनों में हेल्प करेगा, एंड ऑल्सो इन दी फ्यूचर रिसर्च, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. ओके, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर आपसे पूछा जा सकता है Why is active mobility necessary in India? तो ये आप हेल्थ से रिलेटेड ये आर्टिकल डिस्कस कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए इन एनी ऑफ दी GS पेपर्स. तो यहाँ पर द स्टोरी सो फार क्या बता रहे हैं इस आर्टिकल में, मेजर बात जो करी गई है दैट इज अबाउट दी पेडेस्ट्रियन कल्चर. तो रिसेंटली मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं. कल भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जिसमें WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब दुनिया की एवरेज फर्टिलिटी एवरेज घट रही है एंड इंडिया की उसी समय पे बढ़ रही है, तो इसके लिए डिफरेंट जो मोटर व्हीकल्स को एक सेफ्टी भी हम इंश्योर कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं. लेकिन एक कल्चर ये भी आ सकता है एक्टिव मोबिलिटी. तो यहाँ पर एक्टिव मोबिलिटी को क्या बताया गया है? एक्टिव मोबिलिटी रेफर्स टू द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसमें ह्यूमन पावर का यूज हो, राइट. ह्यूमन पावर एज इन ह्यूमन स्ट्रेंथ का यूज हो, ना कि किसी इंजन का यूज हो, ठीक है. तो ये ह्यूमन पावर का यूज करने वाले जैसे साइकिल्स हैं, बाइसिकल्स हैं, एंड इसमें स्केटिंग हो सकता है, राइट. स्केटबोर्ड्स है, साइकिलिंग है, वॉकिंग है, ये सब इसमें ह्यूमन पावर का ही इस्तेमाल हो रहा है. साथ में दिस आर्टिकल दिस एक्टिव जो मोबिलिटी है दैट इज गोइंग टू हेल्प इन रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आल्सो. सो पेरिस क्लाइमेट जो आपका है यहाँ पर पेरिस जो एग्रीमेंट है उसकी तरफ भी हम फुलफिल करेंगे. साथ में जो नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी है, स्मार्ट सिटी मिशन है, उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे. क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है कि अब एक्टिव मोबिलिटी हर शहर में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज नॉट पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली और साइकिल फ्रेंडली. क्या होता है कि जिस भी स्टेट में जिस भी अगर एरिया में बनाया भी गया है वो स्लैब, तो उसको भी ओवरटेक कर लेते हैं मोटर व्हीकल्स, एंड उसमें सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि जो साइकिल पे या वॉक कर रहे हैं वो हिट हो जाए किसी भी मोटर व्हीकल से, राइट. तो ये इस पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाने की बहुत जरूरत है. एंड अगर हम ये इस तरीके का एक एनवायरमेंट डेवलप कर पाए जिसमें पेडेस्ट्रियंस एंड जिसमें साइकिलिंग जो है वो बहुत ईजी हो सकती है, रोड्स के साइड में एक स्पेसिफिक लेन बनाई जाएगी, तो इट इज गोइंग टू हेल्प इन द एनवायरमेंट ऑल्सो, एंड इट इज also going to help in cutting down the greenhouse gas emissions and requirement of the fuel, and जिसकी वजह से जो ह्यूमन का जो सैलरी एक्सपेंडिचर है ऑन दी फ्यूल ट्रांसपोर्ट वो भी बहुत ज्यादा हद तक कम हो जाएगा, एंड डिस्पोजेबल इनकम जो है इंसान के पास ज्यादा रहेगी, ह्यूमंस के पास, राइट. लेकिन इसमें दिक्कत क्या आने वाली है? साथ में ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू हेल्प इन दी हेल्थ बेनिफिट्स. वी कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दी हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ दी साइकिलिंग एंड वॉकिंग. सबसे ज्यादा जो आपकी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं दैट आर बिकॉज ऑफ दी लेजी लाइफस्टाइल एंड दी हार्मफुल फूड्स. तो अगर आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, देन इट इज गोइंग टू रिड्यूस दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं जिसकी वजह से डायबिटीज होती है, जिसकी वजह से कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है, फैटी लीवर है, ओबेसिटी है, इन सब को डिक्रीमेंट इसमें हमें देखने को मिल सकता है. साथ में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कुछ यहाँ पर आर्टिकल्स में यहाँ पर बेंगलोर का एग्जांपल दिया गया है. बेंगलोर में स्पेसिफिकली एक बाइसिकल मेयर हैं सत्या संकरन, जिन्होंने बहुत अच्छे से एडवोकेट किया है साइकिल एनवायरमेंट को. एंड यहाँ पे जो कर्नाटका एक्टिव मोबिलिटी बिल 2022 में ये भी पास हो गया था. एंड अदर जो सिटीज हैं जैसे पुणे है, जैसे चंडीगढ़ है, जैसे दिल्ली है, तो वहां पर भी ऐसे जो लेन्स हैं वो स्पेसिफिकली बनाई गई हैं फॉर पेडेस्ट्रियन एंड साइकिलिंग, राइट. स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इश्यूज क्या आ रहे हैं? बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन सोसाइटी को अगर हम देखें तो. बैरियर्स इसमें क्या क्या आते हैं? सबसे पहले तो अंडर यूटिलाइज्ड क्यों है? बिकॉज लैक ऑफ एडिक्वेट पेडेस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया. ऑल्सो इसमें क्या है? लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. साथ में अगर हम बोले कि एली में एक्सट्रीम weather conditions हैं, they are also playing an important role because India sees extreme weather conditions, and साथ में social perceptions भी बहुत मैटर करते हैं. ये बोला जाता है कि इंडिया में हर दिन 12,000 गाड़ियां बेची जाती हैं, बिकॉज ये माना जाता है कि अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आपके पास कोई भी फॉर्म का मोटर व्हीकल है, आपके पास बाइक है, गाड़ी है, तो आपका जो सोशल स्टेटस है वो हाई है. तो सोशल परसेप्शन को भी यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, साइकिल को ज्यादा हाईएस्ट स्टेटस देना पड़ेगा, राइट. जो नॉर्मल जो ट्रैफिक जैम्स है, कंजेशन है, उसको भी कम करना पड़ेगा, वो भी इससे कम हो जाएगा. उसके बेनिफिट्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं. तो एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको एक बार आप रीड कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, राइट. सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन स्पेसिफिकली अगर हम ये देखें तो GS1 में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है.
Okay ji, so that's all for today's discussion. Read the newspaper yourself as well and then supplement it with the video, and then like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.